कैसे हैं दगड़िए? बढ़िया हैं। युद्ध भी हो गया और युद्ध विराम भी। तिरंगा यात्रा का शोर शराबा सुन रहे होंगे आप। एक तो सरकार, फिर सरकार की पार्टी, वह पार्टी जो सरकार में है। कुछ भी चाहे वो हो सकता है, अच्छी बात है। इन सबको करने देते हैं जो कर रहे हैं। 70-75 सालों से यही तो कर रहे हैं ये सब। जिसके हाथ बात आई उसने वही किया जैसा उसने चाहा। दगड़ियों, थोड़ा सैर सपाटा करते हैं, घुमाई फिराई करते हैं। आप उत्तराखंड में जब कहीं घूमने जाते हैं तो जगह जगह आपने सुना होगा, हमारे यहाँ तो बिल्कुल स्विट्जरलैंड जैसा है। कई लोग स्विट्जरलैंड गए होंगे, लेकिन अधिकांश ने स्विट्जरलैंड को सिर्फ तस्वीरों में देखा होगा। मैं आज तक नहीं समझ पाया अल्प्स पर्वत श्रृंखला, स्विस पठार का क्षेत्र हिमालय से सुंदर कैसे हो सकता है। हो सकता है उसकी सुंदरता उसके मायने में हो, लेकिन हिमालय का और हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं की जो सुंदरता है उसको हम आल्प्स या स्विस पठार या जुरा पर्वत की सुंदरता से कैसे और क्यों नाप लेते हैं, ये मेरी समझ में तो आज तक नहीं आया। खैर, जो भी है, इसमें कोई दो राय नहीं कि स्विट्जरलैंड ने अपने देश में पर्यटन व्यवसाय को स्थापित करने और स्थापित होने के बाद उसको स्थायी रूप देने का भरकस प्रयास किया, और उसका फायदा भी उस देश को हो रहा है। वहां दुनिया भर का पर्यटक जाता है। पर्यटकों को नैसर्गिकता के साथ साथ वे सारी सुविधाएं भी मिलती हैं जो सुविधा एक पर्यटक चाहता है। सिर्फ इस सुविधाओं के हिसाब से तो हम कह सकते हैं कि आल्प्स पर्वत वाले जो क्षेत्र हैं वो कुछ बेहतर हैं, लेकिन जहाँ तक हिमालयी सुंदरता और हिमालयी सरोकारों का या हिमालय के निर्माण, उसकी प्रकृति, उसकी रचना को अगर हम आल्प्स के साथ जोड़कर देख रहे हैं तो वो ठीक नहीं है। दगड़ियों, इसमें कहीं से कहीं तक कोई दो राय नहीं है कि उत्तराखंड में अगर सबसे बड़ा व्यवसाय कोई हो सकता है तो वो पर्यटन का व्यवसाय ही हो सकता है। और ऐसा नहीं है कि इस सबसे बड़े व्यवसाय की ओर बड़े बड़े पूंजी के घरानों की गिद्ध दृष्टि ना हो। सबकी नजरें हैं, लेकिन वे उतने ही पैर पसार रहे हैं जितने से उनको लाभ होता हो। मैं पहले बता दूं कि उत्तराखंड में अभी जो पर्यटन है उसमें बहुत बड़ा पर्यटन धार्मिक है। यह अलग बात है कि हमारी सरकार उस धार्मिक पर्यटन के अंदर भी व्यावसायिक पर्यटन का प्रवेश करवाने का जी तोड़ मेहनत कर रही है, जो कि गलत है। धार्मिक पर्यटन के अलावा कुछ शहर हैं जैसे मसूरी, नैनीताल, जहां शानो शौकत वाला पर्यटन भी पहुंचा है। ठंडी जगह है, चलो घूम आते हैं, ठीक ठाक होटल हैं, खाना पीना आर वार सब है। यदि उत्तराखंड में हम धार्मिक पर्यटक स्थलों जिसमें केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, कुमाऊं क्षेत्र में आ जाते हैं तो जागेश्वर, पूर्णागिरी को थोड़ा सा किनारे कर दें, हटा दें, और हम इन दो शहर जो व्यावसायिक पर्यटन से अचकच गए हैं, मसूरी और नैनीताल, को भी थोड़ा सा किनारे कर लें, उनको भी अपनी बातचीत से बाहर कर दें। फिर अगर हम पहाड़ में पर्यटकों को ढूंढते हैं, पर्यटन को ढूंढते हैं, पर्यटन व्यवसाय को ढूंढते हैं, तो हमारे हाथ खाली ही रहते हैं। हाँ, हमारे पास लंबी चौड़ी हिम श्रृंखलाएं हैं, हिमनद हैं, बुग्याल हैं, हमारे पास नदियां हैं, नदियों के जलागम क्षेत्र हैं,
हमारे पास संस्कृति है, हमारे पास वन है, मिश्रित वन है, हमारे पास हर्बल का बहुत बड़ा क्षेत्र है। घुमक्कड़ियों के लिए जिस प्रकार के रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है, उसमें हमारे पास कोई कमी नहीं है। हाँ, ऐतिहासिक स्थल जो दिल्ली, आगरा आदि शहरों में मिलते हैं मुगलकालीन या उससे पूर्व के मंदिरों के रूप में, वो हमारे पास बृहद रूप में नहीं है। लेकिन जो हमारे पास है, वो सर्वत्र भी नहीं है। वो उन स्थानों पर नहीं है जहां पर्यटन विकसित हो चुका है। दिक्कत कहां आती है? पर्यटक जब घूमने के लिए आएगा, तो उसको कुछ सुविधाएं चाहिए होती हैं। मैं पहले स्पष्ट कर दूं कि जो हमारे पास पर्यटन की संभावनाएं हैं, उसमें सबसे बड़ी संभावनाएं हैं साहसिक, धार्मिक, प्राकृतिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक। बहुत से रास्ते हैं जो उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में पर्यटन की अपार संभावनाओं के द्वार खोलते हैं। अब आप पूछेंगे तो ये द्वार खुले क्यों नहीं? मैं कई बड़े सेमिनारों में गया हूं, बातचीत की है, तो हमने कई बार अपनी बात रखी कि जब तक हम पर्यटकों को लुभाएंगे नहीं, तब तक दौड़कर पर्यटक हमारे पास नहीं आएगा। पर्यटक को लगना चाहिए कि वो घूमने जा रहा है, आत्महत्या करने नहीं जा रहा है। उसको क्या सुविधाएं मिलती हैं, क्या सुरक्षा उसकी वहां है, पर्यटक सबसे पहले यही देखता है। हमारे पास जोहार का क्षेत्र है, मिलम का क्षेत्र है, रंग का ऊपरी क्षेत्र आप चले जाइए, उसके बाद कपकोट आ जाइए, मुंचारी से नामिक, नामिक से आप खतलिंग, पिंडारी, सुंदरढूंगा, कुंवारी पास से आगे को रूपकुंड की ओर निकल जाते हैं। रूपकुंड से फिर आप हिमालय की अगली श्रेणियों की ओर बढ़ते चले जाते हैं, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। बृहद क्षेत्र है यमुना वाला क्षेत्र, हमारा बृहद क्षेत्र है। इन क्षेत्रों को लेकर अक्सर हम लोगों ने मांग की कि ऊपरी क्षेत्र में सहज सरल पैदल पथ बने, और वो पथ ग्रामीण विकास के तहत ना हो, वे पथ पीडब्ल्यूडी के तहत ना हो, बल्कि सीधे सीधे डीजीबीआर के तहत हो। ऊपरी क्षेत्र में अगर हम पैदल पथ बनाते हैं, वो भी सीधे सीधे डीजीबीआर के तहत, डीजीबीआर के नियंत्रण में, उनकी देखरेख में, तो निश्चित रूप से पथ तो हमारे सुरक्षित रहेंगे ही रहेंगे, पर्यटक भी हमारे सुरक्षा महसूस करेंगे, सुरक्षित रहेंगे ही रहेंगे। उसके साथ साथ जो हमारे को सुरक्षा मिलेगी, वो सीमा की सुरक्षा भी मिलेगी डीजीबीआर के रूप में, क्योंकि डीजीबीआर भी एक प्रकार से सेना का ही जैसा रूप है। यदि हम ऊपरी हिमालय के ऊपरी क्षेत्र में बहुत सुगम पैदल पथ बनाते हैं, तो निश्चित रूप से हिमालय के ऊपरी क्षेत्र के जितने भी गांव हैं, उन सभी गांवों को हम पर्यटन व्यवसाय के साथ जोड़ देते हैं। यदि हम ऊपरी क्षेत्र को पर्यटन व्यवसाय के साथ जोड़ते हैं, तो हम एक बहुत बड़े क्षेत्र को, जिसकी सबसे बड़ी समस्या आज की तारीख में पलायन है, एक ऐसे रोजगार के साथ जोड़ रहे हैं जो रोजगार सस्टेनेबल तो होगा, स्थायी तो होगा ही, साथ ही उसका जो पैमाना होगा वो बहुत बड़ा होगा। वो हजारों लाखों रुपयों में नहीं होगा, बल्कि करोड़ों अरबों रुपयों में उसका पैमाना जाएगा। जब हम ऊपरी क्षेत्र में पर्यटकों के लिए सहज रास्ते बनाते हैं, हमारे पास गाँव की कमी नहीं है। गाँव में आवास की व्यवस्था है, गाँव के लोग हैं जो सेवा शुश्रूषा कर सकते हैं, करते हैं। कोई अगर घुमक्कड़ चला जाता है तो उसको पूरा सम्मान वो लोग देते हैं। हम ऊपरी क्षेत्र में पोर्टर तैयार करेंगे, गाइड तैयार करेंगे, भोजनालय तैयार करेंगे, हम ऊपरी क्षेत्रों में प्रवास की व्यवस्था तैयार करेंगे, वो सब गाँवों में ही होगा। उसके अलावा हम सिर्फ पर्यटकों को सफेद हिमालय या
काली पीली चट्टानों का ही दर्शन नहीं करा रहे हैं। हिमालय में जो ऊपरी क्षेत्र का वन है, वो अद्भुत वन है। और वनों को जानने, समझने या वन विषय को पढ़ने वाले छात्र दुनिया भर में चाहते हैं कि हिमालयी वनों का अध्ययन करने का रास्ता उनके लिए खुले। हम ऊपरी क्षेत्र में पर्यटन के विकास के साथ-साथ उन छात्रों का जो हिमालयी वनों का अध्ययन करना चाहते हैं, दुनिया भर के उन छात्रों का जो डिजास्टर का अध्ययन करना चाहते हैं, दुनिया भर के उन छात्रों का जो नदियों के निर्माण, उनके जलागम क्षेत्रों के संरक्षण, संवर्धन, उनकी रचना पर अध्ययन करना चाहते हैं, दुनिया भर के वो छात्र जो हिमालयी संस्कृति को जानना, समझना, देखना, पढ़ना और जीना चाहते हैं, दुनिया भर के वे लोग, वे छात्र, वे घुमक्कड़ जो हिमालय को नज़दीक से देखना चाहते हैं, नज़दीक से जीना चाहते हैं, और दुनिया भर के वे घुमक्कड़, वे लोग जो शांति से कुछ दिन बिताना चाहते हैं, हम उन सबके लिए तो रास्ते खोल रहे हैं। सिर्फ पीठ में बहुत बड़ा रुकसेट लेकर, हाथ में छड़ी लेकर, आंखों में गूगल पहनकर हिमालय में चढ़ने वाले चंद पर्यटकों के लिए ही हम रास्ता नहीं खोज रहे हैं, नहीं खोल रहे हैं। दगड़ियों, अब आप पूछ सकते हैं, जब हमारे पास इतना सब कुछ है, तो हमारा पर्यटन का विकास इस दिशा में आज तक क्यों नहीं उतरा? तो उसके लिए मैं सीधे-सीधे कहूँगा कि हमारी जो सरकारें थीं, उन्होंने इस ओर ध्यान नहीं दिया। केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री या नैनीताल, ऋषिकेश और ऊपर मसूरी की ओर जो पर्यटक स्वतः जा रहे थे, उसी के चारों ओर वो अपना टिया-पांचा करते रहे। नई ओर उनका ध्यान ही नहीं गया, या उन्होंने ध्यान देना ही नहीं चाहा। अब उन्होंने क्यों ध्यान देना नहीं चाहा, इस पर मैं लंबी बहस नहीं करूँगा, क्योंकि उन्होंने बहुत सी गलतियाँ और भी की हैं।